मित्रों, सम्राट जयचंद एक समृद्धशाली और वीर सम्राट था। श्री रामचंद्र शुक्ल ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में भी लिखा है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों दिल्ली कन्नौज गढ़वालों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न तथा देश के प्रधान मार्ग पर था। गढ़वालों की दो राजधानियां कन्नौज और काशी भी थीं, इसी से उन्हें काशीराज भी कहते हैं। सम्राट जयचंद का प्रभाव कालिंजर के राजाओं पर भी था। ये सारे वर्णन से स्पष्ट होता है कि सम्राट जयचंद काफ़ी विस्तृत एरिया में प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों के बारे में विवेचन करते हुए लिखा कि रासों में दिए गए हुए संबोधों का ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसके कारण अनेक कवियों विद्वानों ने इसका सामाजिक किसी कवि की रचना होने का संदेह व्यक्त किया है और इसे जाली ठहराया है। प्रसिद्ध इतिहासकार राज बहादुर गौरीशंकर हरिशंकर ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबतों को बिल्कुल भांटों की कल्पना मानते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासों के बारे में भी बहुत स्पष्ट प्रसिद्ध हिंदी के आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको स्पष्ट किया है कि पृथ्वीराज रासों बाद का काव्य है, पहले का नहीं है। और इसके जो संबत दिए हैं उसमें सभी तथ्य उस काल के संबत से नहीं मिलते हैं। पृथ्वीराज की सभा में कश्मीरी कवि जननायक तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर को दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज को अपने नाना की गोद में जाना, संयुक्ता हरण आदि की बातें असत्य सिद्ध होती हैं। रासों के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था, जबकि कश्मीरी कवि जननायक के अनुसार कर्पूरी देवी था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासों का पूरा ग्रंथ जाली कहा गया है। श्री के.एम. मुंशी की पुस्तक के अनुसार पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि कर्पूरी शासक की बेटी थी तथा इनके पिता सोमेश्वर की मां गुर्जर शासक अल्हरवाड़ के शासक सिद्धराज की बेटी जो तथा उनका नाम कंचन देवी था तथा सोमेश्वर सिद्धराज तथा बाद में कुमारपाल के दरबार में ही रहा करते थे। परंतु पृथ्वीराज को अपने भाई अल्हरवाड़ के शासक भीम द्वितीय से बराबर अनबन बनी रही और सन 1970 ईस्वी में सोमेश्वर को अजमेर का राज्य मिला। देखिए, जहाँ भी वर्णन पृथ्वीराज का आता है वहाँ भी पृथ्वीराज सूझबूझ वाला राजा नहीं दिखाई पड़ता और हर जगह इसकी वैमनस्यता का ही जिक्र आता है। और आगे श्री महेंद्रनाथ मिश्रा ने लिखा कि रंभा मंजरी नामक पुस्तक जो जयचंद को नायक मानकर लिखी गई है में भी यज्ञ एवं स्वयंवर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तथा अन्य किसी समकालीन ग्रंथ से भी इसकी पुष्टि नहीं होती, न किसी इतिहासकार ने ही इसका उल्लेख किया है। अतएव यदि रासों की पुस्तक समकालीन भी मानी जाए तो एक दरबारी चारण द्वारा अपने आश्रयदाता की प्रशस्त में लिखित पुस्तक में प्रतिस्पर्धों शासक के प्रति उसे बदनाम करने के लिए लिखित आधार को सत्य मानना उचित नहीं है। अतः यह तथ्य है कि जयचंद ने साहबुद्दीन को पृथ्वीराज के विरुद्ध बुलाया नितांत असत्य और मनगढ़ंत है तथा आधुनिक इतिहासकार भी इसे असत्य मान चुके हैं, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। देखिए, पिछले एपिसोड में भी मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज से के खिलाफ बुलाना सम्राट जयचंद का उद्देश्य नहीं था और ना उन्होंने बुलाया, क्योंकि मैंने सिद्ध किया है कि सम्राट जयचंद्र यवनों को प्रवेश में बहुत कटिबद्ध रहता था। वो नहीं चाहता था कि हमारे भारत देश में यवन राज्य स्थापित हो और इसलिए वो युद्ध निरंतर करता रहा और सभी युद्धों में उसकी विजय हुई। इसका मतलब ऐसा वीर योद्धा था जो यवनों को रोकने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध था, जबकि पृथ्वीराज के साथ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। पृथ्वीराज अभिमानी था
और उसने जयचंद एवं भीम द्वितीय को, जो गुजरात का प्रतापी शासक तथा पृथ्वीराज का संबंधी ममेरा भाई था, से भी सहायता नहीं ली तथा बुद्धि एवं सतर्कता से काम नहीं किया। अतः गोरी ने धोखा देकर पराजित किया। पृथ्वीराज पकड़ा गया और मारा गया और उसके साथ ही भारत में मुसलमानी आक्रमणों के पैर जमे तो जो बढ़ने लगे। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि पृथ्वीराज के कारण ही देश में यवनों का साम्राज्य प्रवेश कर सका और धीरे धीरे सने सने वो सम्राट जयचंद की राजधानी कन्नौज और वाराणसी को क्षतिग्रस्त करने के लिए वो जयचंद से युद्ध करता रहा। और देखिए बहुत अच्छा संदर्भ इसमें और मिलता है कि भारत का इतिहास नामक पुस्तक के इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कन्नौज के जयचंद की पराजय में लिखा कि जिस समय ऐबक राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था, मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर फिर हिंदुस्तान में आ पहुंचा। इस बार उसका उद्देश्य कन्नौज तथा बनारस के राजा जयचंद्र को पराजित करना था। मुसलमान लेखों ने जयचंद को उस समय का महानतम हिंदू राजा कहा था। दिल्ली की सेना के साथ ऐबक भी मोहम्मद की सहायता के लिए पहुंच गया। इस सम्मिलित सेना को लेकर गोरी बनारस की ओर बढ़ा। गढ़वाल नरेश सम्राट जयचंद ने उत्तरी भारत के प्रभुत्व के लिए पृथ्वीराज के विरुद्ध संघर्ष किया था और तुर्की आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनकी सहायता नहीं की थी। अतः अब उसे अकेले ही लड़ना पड़ा। उसके स्काउटों को शत्रु से छुटपुट झपटें हुई किंतु वे पराजित हुए। जब जयचंद ने स्वयं आक्रमणकारी के विरुद्ध कूच किया और कन्नौज व इटावा के बीच यमुना के किनारे चंदावर नामक स्थान पर उसका सामना किया तो उसने शत्रु पर भयंकर प्रहार किए। मोहम्मद गोरी घुटने टेकने ही वाला था कि राजा की आंख में एक घातक तीर लगा और वह मारा गया, जिसके कारण हिंदू सेना में घबराहट फैल गई। सम्राट जयचंद की मृत्यु से हमारी सेना में जो भगदड़ मची, उसका गोरी ने तुरंत लाभ उठाया और अपने सैनिकों को इकट्ठा करके उसे खदेड़ दिया। ये घटना 1194 ईस्वी की है। तराइन की भांति चंदावर की विजय से भी एक बड़ा राज्य मोहम्मद के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। विजेता ने तुरंत ही बनारस की ओर कूच किया, जो जयचंद का प्रिय निवास स्थान था। वहाँ एक भारी कोष उसके हाथ लगा, जिसमें वह 1400 ऊँटों पर लाद कर ले गया। सम्राट जयचंद के राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगरों पर भी, जहाँ गढ़वालों के खजाने थे, मुसलमानों ने अधिकार कर लिया, परंतु राजधानी कन्नौज की वे 1148 तक भी विजय नहीं कर पाए और जयचंद के वंशज उसके राज्य के एक छोटे से भाग का पर शासन करते रहे, क्योंकि उसको जीतने योग्य मोहम्मद गोरी में शक्ति नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्नौज जीतने पर ही तुर्क उन पर बहुत दिनों तक अधिकार काम न कर सके और गढ़वालों ने उसे शीघ्र ही फिर जीत लिया।